मोहवा अपने फेस का कवर हटाती है। वो और उसके साथ का रॉयल फिजिशियन ली रिम को ग्रीट करते हैं। ली रिम को मोहवा का बच्चों के साथ ये सब करना समझ से परे था। उसे लग रहा था कि मोहवा ये सब करके बच्चों को और हर्ट कर रही है। साथ का फिजिशियन एक्सप्लेन करता है उस प्रोसेस को जो वो कुछ बच्चों के ग्रुप के साथ परफॉर्म कर रहे थे, जिस मेथड का नाम है वेरियोलेशन। इस प्रोसेस में ऐसा होता है कि एक ऐसा पर्सन जो वायरस से ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, उससे थोड़ा सा वायरस का अमाउंट लेके हेल्दी लोगों को इंजेक्ट किया जाता है, जिससे उनकी बॉडी इस वायरस की आदी हो जाती है और फिर ये वायरस से वो इन्फेक्ट हो भी जाते हैं, तब भी वो वायरस उनकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ली रिम इस मेथड से बिल्कुल भी कन्विंस नहीं होता है, क्योंकि इस मेथड का सक्सेस रेट सिर्फ 50 to 60% ही था। इसलिए वो स्ट्रिक्ट ऑर्डर करता है कि ये मेथड जिसमें इतना रिस्क है वो आगे किसी पर परफॉर्म नहीं करेंगे। ली रिम ने इसके लिए मना तो कर दिया था, पर वो रात भर इसी बारे में सोचता रहता है कि उसने सही डिसीजन लिया है ना। नेक्स्ट डे हेरांग मोहवा की हेल्प करती है। वो मोहवा के लोगों की हेल्प करने और उनकी देखभाल करने के साहस को लेकर बहुत प्रभावित हुई थी, क्योंकि ऐसे हालात में लोग इस जगह को छोड़कर सेफ जगह पर जा रहे थे और मोहवा हेल्प करने यहाँ पर आ गई। वैसे इम्प्रेस तो मोहवा भी हेरांग की डेडिकेशन से हुई थी। वो पूछती है हेरांग से, तुम्हें इन्फेक्टेड लोगों को छूने से डर नहीं लगता क्या? तुम्हारी स्किन को देखने से तो नहीं लगता कि कभी तुम्हें स्मॉल पॉक्स हुआ है? हेरांग जवाब में अपनी पास्ट की स्टोरी शेयर करती है। मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो कुछ तो था जो मेरे हाथ में इंजेक्ट किया गया था और मुझे दर्द भी हुआ था। मुझे लगता है कि शायद ये वही मेथड था जो आप उन बच्चों पर परफॉर्म कर रही थी। मेरे पापा ने मुझे कंफर्ट दिया था और कहा था कि कुछ समय दर्द के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मोहवा इन बातों को सुन के क्यूरियस होके पूछती है कि ये कब की बात है? हेरांग बताती है कि अप्रॉक्स 20 साल पहले की बात है। मोहवा और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है उसके फादर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि इस मेथड के बारे में तो बहुत ही कम लोग जानते थे। हेरांग उसकी क्यूरियोसिटी को किल कर देती है, ये कंफर्म करके कि उसके फादर को कभी कोई मेडिकल नॉलेज नहीं रही थी। शायद उन्होंने कहीं से सुन लिया होगा इस मेथड के बारे में और बचपन में उनकी डेथ भी हो गई थी। इधर दरबार सजा हुआ था कुछ अर्जेंट मैटर पर डिस्कशन करने के लिए। एक शांत से माहौल में खर्राटे की आवाज गूंजती है और सबकी नजर खर्राटे वाले को ढूंढती है और पता चलता है कि दोषी और कोई नहीं, एक मासूम हिस्टोरियन है जो इस अर्जेंट मैटर का रिकॉर्ड लिखने की जगह नींद के बहाव में बह रहा है। गुंडे ऑफिसर यांग के दिल में धड़कन चलने लगती है कि अब इस वजह से क्या आफत आएगी हिस्टोरियन पर। हिस्टोरियन का भरे दरबार में सोना महापाप है। सारे मौजूद ऑफिसर उस मासूम हिस्टोरियन पर चढ़ जाते हैं कि इसे तो भारी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। भला हो क्राउन प्रिंस का, जो इन ऑफिसर को अनसुना करते हुए कहते हैं कि सब जानते हैं कि हिस्टोरियन पर कितना लोड होता है काम का, वो भी इंसान ही है। और हाँ, हम यहाँ एक इम्पोर्टेंट मैटर पर डिस्कस करने आए हैं, हिस्टोरियन की खर्राटे की पनिशमेंट पर चर्चा करने नहीं। चलो, ये खर्राटे का मैटर तो यही सॉल्व हो गया क्राउन प्रिंस के दयावान नेचर की वजह से। मीनवाइल हेरांग उसी झोपड़ी में आती है जहाँ उसने माँ और बच्चे को उनके हाल पर छोड़ दिया था। हेरांग ने डिसाइड किया था कि वो उन दोनों को इलाज के लिए प्योंगयांग वापस ले आएगी, पर वहाँ का नजारा देख के उसकी सांसें थम जाती है। उस बच्ची ने इस बीमारी के आगे दम तोड़ दिया था और माँ अपने बच्चे की डेड बॉडी लिए बस रोती जा रही थी। वो हेरांग को जिस नजरों से देख रही थी, जैसे वो कह रही हो कि तुम मेरी बच्ची को बचा सकती थी, पर तुमने हाथ पीछे कर लिए, दोषी तुम भी हो। हेरांग इस नजारे को देखने के बाद अपने आंसुओं को बहने से नहीं रोक पाती। वापस प्योंगयांग में आने के बाद मोहवा उसे सैड देख के कंसोल करती है और एडवाइस करती है कुछ चीजों पर किसी का बस नहीं होता और अब जो हो चुका है उसे पीछे छोड़ के उसे अपनी एनर्जी और फोकस उस पर देना चाहिए कि अब वो आगे क्या बेहतर कर सकती है। और इस एडवाइस के साथ वो वेरियोलेशन मेथड की एक यूनिक बुक उसे थमा देती है। उसी रात ही हेरांग यही बुक प्रिंस ली रिम को हैंड ओवर करती है पढ़ने के लिए। वो एक्सप्लेन करती है कि इसमें उस मेथड के बारे में लिखा है जिससे वेस्टर्न कंट्रीज में लोग स्मॉल पॉक्स से पूरी तरह से ठीक हुए हैं। इवन स्मॉल पॉक्स बीमारी उन कंट्रीज से खत्म हो गई है। लोग इस मेथड से बीमार जरूर होते हैं थोड़े टाइम के लिए, पर कुछ समय बाद वो पूरी तरह से हेल्दी हो जाते हैं और स्मॉल पॉक्स से इम्यून हो जाते हैं। ली रिम अभी भी इन सब बातों को और बुक को हल्के में ले रहा था। इवन वो हेरांग के बार इसे पढ़ने के लिए फोर्स करने से इरिटेट भी होने लगा था। हेरांग एट लास्ट बस यही कहती है, मैं कायर बन के लोगों की जिंदगी गॉड के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती। एक बार ये गलती कर चुकी हूँ। माना ये मेथड सुनने में अजीब लगता है, पर अगर मैं स्मॉल पॉक्स से इन्फेक्टेड होती
तो मौत को गले लगाने के बजाय मैं इस अजीब आइडिया को एक चांस जरूर देती। प्लीज एक बार ये बुक पढ़ के देखिए, फिर आपका डिसीजन होगा कि क्या करना है। ली रिम सोने की कोशिश कर रहा था, करवट ही बदल रहा था, पर आखिरकार वो बुक को एक चांस देते हुए पढ़ना शुरू करता है। बुक में लिखा हुआ था कि प्राचीन समय में यूरोपियन कंट्रीज में माना जाता था कि जो औरतें गाय का दूध निकालने का काम करती थी उन्हें कभी स्मॉल पॉक्स बीमारी नहीं छूती थी, और इसी मान्यता से इस मेथड का ओरिजिन हुआ, जिसमें 36 लोगों को काउ पॉक्स बीमारी से इन्फेक्ट हुई गाय के पॉक्स से निकलने वाले पस को उन लोगों में इंजेक्ट किया गया और वो सभी पूरी तरह से स्मॉल पॉक्स बीमारी से रिकवर हो गए थे, वो भी जिंदगी भर के लिए। इस बुक के राइटर ने अपनी सिचुएशन के बारे में भी लिखा था कि उसने ये मेथड के बारे में अपनी जोशन कंट्री में लोगों को बता के जागरूक करना चाहा, पर किसी ने भी उनकी बातों को ध्यान ही नहीं दिया, और राइटर ने अपनी कंट्री को स्मॉल पॉक्स से फ्री करने का सपना लिए ही ये बुक लिखी थी कि कोई तो होगा जो इस मेथड पर भरोसा दिखाएगा और स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट ये बड़ा स्टेप लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ली रिम मोहवा से मिलकर बुक के बारे में चर्चा करता है। वो ये मानता है कि ये मेथड अभी भी उसके लिए बेतुका सा है, पर फिर भी वो इस मेथड को चांस देने के लिए तैयार है। वो डिक्लेयर करता है कि वो सारी जनता के सामने खुद जोशन के प्रिंस के तौर पर इस मेथड का डेमो देगा, प्रूव करने के लिए कि ये मेथड कितना इफेक्टिव है। वहाँ के ऑफिसर इस डिसीजन के अगेंस्ट में थे, मगर ली रिम फुल ऑन चुलबुल पांडे वाले मोड में आ गया था कि एक बार जो उसने कमिटमेंट कर दी तो फिर वो किसी की नहीं सुनेगा, अपने बाप की भी नहीं, चाहे ये मेथड खतरनाक ही क्यों ना साबित हो जाए। ऑफिसर में समझ आते हैं कि ली रिम के इस चेंज ऑफ डिसीजन के पीछे हे रांग का हाथ क्या, पूरा पैर भी है। वो हे रांग को उसकी हिस्टोरियन की पहचान और ड्यूटी याद दिलाते हैं कि उसका काम रॉयल डिसीजन का रिकॉर्ड लिखना है, उन डिसीजन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करना या उन पे अपना प्रभाव डालना नहीं है। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट होता है, लोग जमा हो जाते हैं इस मेथड का डेमो देखने। मोहवा इंजेक्ट करने के लिए काउ पॉक्स बीमारी से इंजेक्ट हुई गाय के पॉक्स पस को निकालती है एक सुंदर से बोल में। OMG कितना यकी है ये पार्ट। मैंने जानबूझकर एक क्लिप डाली है कि आपको भी मेरी तरह यकी वाली फीलिंग आए। आई थिंक ली रिम को भी यकी वाली फीलिंग आ रही थी और इस पस के इफेक्ट का भी डर था उसे कि क्या होगा उसके साथ, पर पीछे हटने का भी ऑप्शन नहीं था। अब कट लगा के मोहवा ये पेस्ट उसके कट के अंदर फिल कर देती है। ये पुराने समय की वैक्सीनेशन है, अब तो यही काम बिना कट के इंजेक्शन से हो जाता है। मीनवाइल सेकंड एडवाइजर मिन को मोहवा की भनक लग चुकी थी कि वो प्योंगयांग में है, सो वो अपने आदमियों की टोली भेजते हैं उसे पकड़ने के लिए। मोहवा किसी तरह उनसे लड़ते फिरते उनके चंगुल से भागती है और रास्ते में उसे नकाबपोश आदमी मिलता है जो मदद का हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, जिसे जे कंग ने भेजा था उसकी सेफ्टी के लिए। वो उसके साथ खुद को वहाँ से उड़ा ले जाती है। इधर सांबो मोहवा के मिसिंग होने को लेकर कोई हेल्प ढूंढता। ली रिम बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ गया था और बुखार था जो थम ही नहीं रहा था, और ऑफिशियल्स को लगता है कि जरूर मोहवा प्रिंस पर ये बेतुके मेथड को ट्राई करने के बाद इन्हें बीमार करके सजा से बचने के लिए यहाँ से भाग गई है। अदर साइड साहुई के फादर को एक बहुत बड़ा शॉक मिलता है अपनी बेटी की तरफ से। साहुई ने अपने फादर की जुटाए सारे बीन्स को आम लोगों के बेनिफिट के लिए रॉयल ट्रेजर में डोनेट कर दिया था। लॉर्ड सॉन्ग को क्राउन प्रिंस ली जिन अपने मेंशन में बुलाते हैं। साहुई वहाँ पहले से ही मौजूद थी एक हिस्टोरियन के तौर पर इस मीटिंग का रिकॉर्ड लिखने। लॉर्ड सॉन्ग को क्राउन प्रिंस एक बॉक्स देते हैं एक्सपेंसिव सिल्क से भरा हुआ एक भेंट के तौर पर, क्योंकि उन्होंने इन हर्बल बीन्स को डोनेट करके राज्य की बहुत बड़ी मदद की है। लॉर्ड सॉन्ग का मन तो गाली देने का हो रहा था, पर वो प्रिटेंड करता है कि ये भेंट पाके वो बहुत खुश हुआ है, और जनता की मदद करने में जो आनंद मिला है उसे वो तो किसी में नहीं है। मेंशन से बाहर आके लॉर्ड सॉन्ग का सारा गुस्सा बाहर आ जाता है और वो बड़बड़ाने लगता है, वो बीन्स इकट्ठा करने में मैंने कितनी संपत्ति उड़ा दी अपनी, और ये सिल्क तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। अंदर मेंशन में क्राउन प्रिंस साहुई को कन्फ्रंट करता है कि मुझे पता है ये सब तुमने किया है ना। मेरी तरह आपको भी लग रहा होगा कि क्राउन प्रिंस ली जिन साहुई के इस डोनेशन वाले नोबल एक्ट के लिए उसकी तारीफ करेगा, पर नहीं, यहाँ वो तारीफ करने की जगह उस पर उल्टा इल्जाम लगा देता है। मुझे पता था कि तुम्हारे फादर अपने फायदे के लिए इन बीन्स को इलीगल तरीके से इकट्ठा करके रख रहे हैं, और मैं इसके खिलाफ एविडेंस जुटा रहा था, और तुम्हें पता लग गया, और इसीलिए तुमने जानबूझकर इसे डोनेट करके अपने फादर को पनिशमेंट से भी बचा लिया और अच्छे कंट्रीब्यूशन में उनका नाम भी ऐड करा लिया। यही रिकॉर्ड में भी लिखा होगा तुमने। हाँ, साहुई इस इल्जाम से क्लियरली हर्ट हो गई थी। वो अपना रिकॉर्ड तक भी उसे शो कर देती है, जबकि रिकॉर्ड शो करना रूल के खिलाफ है।
इस रिकॉर्ड में उसने साफ तौर पर लिखा था कि उसके फादर मतलब सेक्शन चीफ लॉर्ड सॉन्ग ने अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए हर्बल बीन्स की कालाबाजारी की है। वो कहती है कि मैंने ये हर्ब्स फादर की हेल्प करने के लिए डोनेट नहीं किया था, ना ही उनके प्यार के लिए। मैंने बस ऐसा करके एक नोबल पर्सन की ड्यूटी निभाई है। यहाँ प्योंगयांग में कुछ दिन बिताने के साथ ही ली रिम की तबीयत ठीक होने लगी थी। इवन अब तो उसे होश भी आ गया था। फिजिशियन भी कंफर्म करते हैं कि ये सच है। प्रिंस ली रिम की हेल्थ अब काफी बेटर है और ये खबर अब पूरे गांव में फैल गई थी और अब लोगों को इस मेथड पर भरोसा भी होने लगा था। सो भरोसा होने के साथ ही गांव वाले इस वैक्सीनेशन के लिए भी तैयार हो गए थे। ली रिम आज एक रॉयल प्रिंस की तरह सबको वैक्सीनेशन लेते फिटनेस कर रहा था। प्रिंस ली रिम को ऐसे पब्लिक के सामने कैसे रॉयल अंदाज में बिहेव करना चाहिए कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सांपों की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ली रिम पहले अपने इस हैंडसम फेस पर खिलने वाली दांतों की चमकार दिखाता है और साथ ही हाथों को भी हिलाता रहता है। रात में सांबो ली रिम के लिए तरह तरह के पकवान अरेंज करके लाता है जो इस एरिया में मिलना मुश्किल होता है। इन टेस्टी पकवान को देख के उसे सबसे पहला ध्यान हेरांग का आता है और वो खाने का कुछ पोर्शन छुपा के हेरांग के पास लाके उससे शेयर करता है, ये कह के कि ये उसकी तरफ से रॉयल गिफ्ट है जो वो इतने दिन उसकी खराब हेल्थ की वजह से परेशान रही होगी। इसी चिंता में वो दुबली भी हो गई है तो इसे खा के उसे अच्छा लगेगा। हेरांग उसकी बातों का पोपट कर देती है। क्या मैं और परेशान? मैं तो अच्छे से खा पी रही हूँ, अच्छी नींद भी ले रही हूँ। यहाँ ना कोई सुपीरियर है ऑर्डर देने के लिए, मौसम भी अच्छा है यहाँ का, तो कौन परेशान हो सकता है ऐसी जगह पर। ली रिम तो अनॉयड हो जाता है। तो तुम ठीक कैसे हो सकती हो ऐसे समय पर जब तुम्हारे प्रिंस जिंदगी मौत से लड़ रहे थे। समझ गया कि तुम्हें मेरी इतनी सी भी चिंता नहीं है। ली रिम मुंह फुला के जाने लगता है जब हेरांग उसे रोक के कहती है, मैं खुश हूँ कि अब आप ठीक हो गए। एक ब्राइट सी स्माइल ली रिम के होठों पर चिपक जाती है। इधर ली रिम का काउ पॉक्स पस का ट्रीटमेंट खुद पर यूज करना और वहाँ के एरिया पर भी इस मेथड को यूज करने का ऑर्डर देने की खबर किंग तक पहुँच जाती है। अब किंग को ये मेथड पसंद तो आने वाला नहीं था, ऊपर से ली रिम का इन सब में इन्वॉल्व होना उससे भी बुरा है। वो तुरंत ऑर्डर करते हैं कि प्रिंस ली रिम तक लेटर पहुंचाया जाए कि वो तुरंत ही पैलेस वापस आ जाए और साथ ही वो इस ट्रीटमेंट को बैन करने का भी आदेश सुनाते हैं। इधर गांव की कंडीशन वैक्सीनेशन के आने के बाद से बहुत सुधर गई थी। ली रिम और ऑफिसर मिन आराम से टहलते हुए पूरे एरिया का जायजा ले रहे थे और उसके बेसिस पर रिकॉर्ड लिख रहे थे। हेरांग को सबका काम करना और इन दोनों का खाली मजे से टहलना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो दोनों को टॉन्ट वे में कहती है, आप बस देखते रहेंगे या कुछ करेंगे भी। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। मुझे कहा कि इसे कहा, किसको कहा है? और दूसरे सीन में दोनों ही काम पर लगा दिए गए थे और दोनों ही इस काम में निठल्ले साबित होते हैं। कोई नहीं, हेरांग उन्हें आग चलाने का काम दे देती है। अब आग चलाना क्या, एक चिंगारी निकालना भी इनके बस में नहीं था और दोनों शर्मिंदा हो रहे थे अपनी दूसरी हार से। अभी भी कोई बात नहीं, एक तीसरा मौका हेरांग इन्हें देती है आग चलाने के लिए लकड़ी लाने का। दोनों एकदम चुन के लकड़ी छाट के निकालते हैं जैसे उनकी लकड़ी को बेस्ट लकड़ी या सेक्सी लकड़ी होने का अवार्ड मिलने वाला है। सेक्सी लकड़ी ऑन द फ्लोर। वही जो आम इंसान थे वो लकड़ी का लुक ना देखते हुए पूरा गठरा उठा के ले जा रहे थे। जब इन्हें समझ में आता है कि अरे एक लकड़ी नहीं गट्ठर उठाना है, तो किसी तरह अपने फेफड़े, दिल और नस सबका दम लगा के अपने नाजुक बदन से एक ही गट्ठर को दोनों मिल के उठा के ले जाते हैं। और आज के इस कठिन परिश्रम के बाद इन्हें कुछ अच्छा ट्रीट मिलना तो बनता है बॉस। अब समय आ गया था प्रिंस ली रिम का अपने पैलेस या फिर कहे कैद में वापस जाने का। पूरा गांव ली रिम को झुक के प्यार और रिस्पेक्ट से अलविदा करता है। वो आया तो था खाली हाथ अपने फादर की दी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने, पर आज वो इतने लोगों की रिस्पेक्ट और दिल जीत के जा रहा था। क्राउन प्रिंस अपने भाई के वेलकम के लिए भागकर गेट पर पहुंच रहा था, पर ली रिम का अपने भाई से सामना होने से पहले अपने फादर से मिलना होता है। ली रिम आज पहली बार कुछ अचीव करके आया था और उसे विश्वास था कि उसके फादर उसके इस अचीवमेंट पर उसे आते ही उसकी पीठ को थपथपाएंगे, पर किंग के हाथ पीठ थपथपाने के लिए तो नहीं, उसके गाल पर जोर का थप्पड़ मारने के लिए जरूर उठते हैं। मेरे जल्दी वापस आने के ऑर्डर को इग्नोर करके तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? शाबाशी दूंगा मैं। ली रिम मानता है कि उसने उनकी जल्दी वापस आने के ऑर्डर और ट्रीटमेंट रोकने के ऑर्डर को नहीं माना और इसे मानते हुए वो उसके लिए फादर से माफी मांगता है।
किंग लीरिम पर बरस पड़ते हैं और जो मन में आता है उसे सुनाते जाते हैं, बिना परवाह किए कि वो वहाँ अकेले नहीं है। सभी उनकी बातों को सुन रहे हैं। वो लीरिम को पनिशमेंट सुनाने वाले ही होते हैं कि क्राउन प्रिंस अपने भाई को बचा लेता है, किंग को ध्यान दिला के कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं। हिस्टोरियन भी हैं जो ये सब रिकॉर्ड कर रहे होंगे। और बस कहने की देर थी, हेड हंगर ऑफिसर में इनके रुके हुए हाथ अपनी रिकॉर्ड बुक पर चलने लगते हैं। बेचारे लीरिम को पहले साथ ही सबके सामने एम्बैरस होना पड़ा और प्रिंस लीरिम के इस एम्बैरसमेंट से नाराज होते हुए मैं गुस्से में ये पार्ट यही एंड करती हूँ। बाय बाय।